Welcome to Achiever tutorial friends. Today we are going to continue with the chapter that is money and credit. ओके, तो लास्ट चैप्टर में हमने लोन्स के ऊपर पढ़ा था। आज जो है हम इन लोन्स देने के टाइम पे बैंक्स किस प्रकार की कंडीशंस क्रिएट करती है, किस प्रकार की कंडीशंस रखती है लोन देने के टाइम पे, उसके ऊपर हम थोड़ा देखेंगे। और साथ ही साथ थोड़ा बहुत हम फॉर्मल और साथ ही साथ इनफॉर्मल सेक्टर जो लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं उन दोनों सेक्टर्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट, every loan agreement specifies an interest rate which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal. Yes. So, whenever we take a loan, we are required to pay an interest which is considered to be the income of the bank. So, when we are repaying the amount, the principal amount, along with the principal amount, we also have to pay interest on it. In addition, lender may demand collateral security against loans. Yes. तो जब भी कोई जब भी कोई लेंडर अगर कोई लोन प्रोवाइड कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ गारंटी चाहिए कि भाई ये पर्सन जो है जिसको मैं लोन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो जो है मेरा लोन जो मैंने उसको दिया है वो टाइमली रीपे करेगा। अगर इन केस बैंक जो है उसको पैसे दे दे और कल उठ के वो बोरोवर जो है पैसे रिटर्न ही ना करे तो बैंक का तो पूरा का पूरा लोन का पैसा गया और बैंक का नुकसान भी होगा। इंटरेस्ट रेट जो इनकम हो रही थी वो तो गई गई और साथ ही साथ प्रिंसिपल अमाउंट जो दिया था वो भी बैंक का डूब जाएगा। तो इसी रीज़न को देख के, इसी कारण से बैंक जो है हमेशा कुछ सिक्योरिटी मांगती है कि भाई आप कुछ सामने सिक्योरिटी रखो जिस बेसिस पे हम आपको कुछ लोन देख सके। अब ये सिक्योरिटी का मतलब क्या कि जैसे कि कोई अगर आप होम लोन ले रहे हो या तो आप घर खरीदने के लिए लोन ले रहे हो तो उस जो घर जिस जिस घर को ख़रीद रहे हो उसके जो एग्रीमेंट रहेंगे वो पहले आपको बैंक में जमा करने पड़ेंगे। उसके बाद जो है बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेंगी ताकि कल उठ के जिसको हमने लोन प्रोवाइड किया है, जिसको बैंक ने लोन प्रोवाइड किया है, वो अगर कल रीपे ना करे तो वो जो है घर जो है वो बैंक के पास ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बैंक के पास उसके एग्रीमेंट्स हैं। तो इससे क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है बैंक को कि भाई कल ये अगर मैंने इसको लोन दिया है तो ये भाग नहीं सकता। क्यों नहीं भाग सकता? बिकॉज इसके घर के कागजात जो है मेरे पास है। तो ये तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया था खाली होम लोन का। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सिक्योरिटीज़ भी रहती है जिसको बैंक मांगती है लोन देने के टाइम पे। नेक्स्ट, collateral is an asset that the borrower own such as land, building, vehicle, livestock deposits with bank. तो कोलैटरल का मतलब क्या होता है कि जो सिक्योरिटी जो बैंक मांग रही है लोन के अगेंस्ट में उसको कोलैटरल भी कहते हैं। तो कोलैटरल एक टाइप का ऐसा असेट है जो बैंक मांगती है लोन देने के टाइम पे एज अ सिक्योरिटी। तो इसमें कोलैटरल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स दिए हैं जैसे लैंड हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, व्हीकल हो सकते हैं, लाइफ स्टॉक्स हो सकते हैं या तो बैंक में ही डिपॉजिट किए हुए पैसे हो सकते हैं। तो बैंक जो है उसको एज अ कोलैटरल कंसिडर करके उसके अगेंस्ट में जो है सामने वाले पर्सन को लोन प्रोवाइड करता है। ओके, एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। ओके, तो बैंक कब तक ये अपने अंडर में रखेगा इन कोलैटरल्स को? तब तक जब तक सामने वाला पर्सन जिसको बैंक ने लोन दिया है वो अपने पूरे लोन के अमाउंट को चुका ना दे अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। If the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain payment. So, in case if the person whom the bank has provided the loan fails to repay the amount, what the bank will do in order to recover the principal amount and the interest, the bank will sell the securities which were kept under his power. Next, the terms of the credit vary substantially from one credit arrangement to another. They may vary depending on the nature of the lender and the borrower. अब इसमें जो है क्रेडिट देने के टाइम पे मतलब लोन देने के टाइम पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कंडीशंस जो रहती है बैंक करती है कि भाई कितने टाइम में आप इस अमाउंट को पे करोगे, इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, इसमें कोलैटरल सिक्योरिटी जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके वैल्यू कितनी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये जो है सारे डिस्कशन जो है वो लेंडर और बोरोवर के बीच में सबसे पहले होते हैं, उसके बाद जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब ये टर्म्स जो रहेंगी, ये जो कंडीशंस जो रहेंगी, ये वेराई करता है लेंडर टू लेंडर और बोरोवर टू बोरोवर के ऊपर।
जिस टाइप का बोरोवर रहेगा या जिस टाइप का लेंडर रहेगा उसके बेसिस पे जो है ये टर्म्स हमेशा वेराई करते जाएंगे आगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, मतलब जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, जैसे कि बैंक्स हो गई, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, जिनको रजिस्टर्ड होना पड़ता है गवर्नमेंट में। और ये बैंक जो ऐसी बैंक्स जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के साथ और लोन देने का भी काम कर रही है, तो वो जो है फॉर्मल सेक्टर में आएंगे आगे। द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन कैन बी कन्वेंशनली ग्रुप्ड एज फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन। जितने भी टाइप के लोन हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है फॉर्मल सेक्टर और दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर वो होता है जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, इनफॉर्मल सेक्टर वो होता है जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर सकती। जैसे कि मनी लेंडर्स, जब हम किसी सोने के दुकान में जाते हैं, गोल्ड के शॉप में जाते हैं और वहाँ पे अगर हम पैसे मांगते हैं ऑन क्रेडिट, तो सामने वाला पर्सन क्या बोलता है कि आपको कुछ सोना रखना पड़ेगा और उस बेसिस के ऊपर जो है मैं आपको पैसा दूंगा। तो ये होता है इनफॉर्मल सेक्टर। हालांकि बैंक भी वही काम कर रही है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि भाई बैंक फॉर्मल सेक्टर को जो है गवर्नमेंट रेगुलेट करती है एंड इनफॉर्मल सेक्टर इज़ नॉट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, अमॉन्ग द फॉर्मर आर लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। The informal lenders include money lenders, traders, employers, relatives and friends etc. तो फॉर्मल सेक्टर में जो है बैंक्स और कोऑपरेटिव्स आती है, और इनफॉर्मल सेक्टर में जो है मनी लेंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए और यहाँ तक कि फ्रेंड्स भी, जिससे हम एज अ लोन लेते हैं, पैसे उधार लेते हैं। ओके। The RBI monitors the bank in actually maintaining cash balance. Similarly, the RBI sees that the bank gave loans not just to profit-making business and trader, but also to small cultivators, small-scale industries, to small borrowers, etc. अब RBI जो है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वो पूरे फॉर्मल सेक्टर को कंट्रोल करती है, यहाँ तक कि उनके कैश मैनेजमेंट का भी जो बैंक का काम जो रहता है वो RBI की उसके ऊपर पूरी तरीके से नज़र होती है, ताकि कल उठ के जो है बैंक कभी किसी कस्टमर के साथ फ्रॉड ना करे। तो सिमिलरली RBI जो है ये भी ध्यान रखती है कि बैंक खाली उन्हीं को ना लोन्स दे जो खाली पैसे प्रॉफिट मेकिंग के हिसाब से खाली लोन ना दे बैंक, या तो ऐसे बिजनेस को लोन ना दे जो खाली प्रॉफिट ही कमाना जानता हो, या तो ऐसे पर्सन को लोन ना दे जिसके ऊपर बैंक को पूरा भरोसा है कि हाँ भाई इसको अगर मैं लोन दूंगा तो इससे मेरे को डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है और रीपे करेगा ही करेगा। लेकिन ऐसा क्यों अब अभी RBI बोलती है कि भाई सबको आपको लोन देना है, खाली प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को नहीं? क्योंकि हमारी इंडिया में जो इकोनॉमी जो है वो मोस्टली जो है इन एग्रीकल्चर सेक्टर, छोटे छोटे ट्रेडर्स, इनके ऊपर डिपेंड करती है। अब ये जितने भी छोटे छोटे जो लोग रहते हैं, छोटे मिडिल क्लास या तो लोअर क्लास के लोग जो आते हैं, अगर इनको लोन ना मिले तो इन लोग काम कर नहीं पाएंगे। सपोज़ अगर इनके पास काम भी है, इनके पास आइडियाज़ भी है और पता है कि बिज़नेस कैसे रन करना है, लेकिन इनको लोन देने वाला कोई नहीं है, इनको बैंक कोई लोन नहीं देती है, तो क्या होगा कि इन लोग जो है कभी अपने बिज़नेस को अच्छे तरीके से रन नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए RBI क्या बोलता है बैंक्स को कि आपको हर टाइप के लोगों को लोन देना ज़रूरी है, ताकि ये कभी इनइक्वालिटी क्रिएट ना हो, ये एक बात। और दूसरा कि हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती रहे। खाली अगर हम प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को ही लोन देंगे तो इससे हमारी इकोनॉमी पे जो है बहुत गंदा असर आ सकता है। हमारी इकोनॉमी कैन गेट harmed by this such actions. Next, there is no organization which supervises the credit activities of lender in the informal sector. They can lend at whatever interest rate they choose. अब ये इनफॉर्मल सेक्टर जो रहता है इसके ऊपर क्योंकि कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, तो इनके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो रहते हैं वो लेंडर टू लेंडर डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं कर सकती है। अब सपोज कोई पर्सन आता है और आप जो है उसको पैसा देना चाहते हो, आपसे वो लोन लेने आता है और आप उसको पैसा देते हो, लेकिन आप जो है इनफॉर्मल सेक्टर से बिलोंग करते हो, तो आप जो है अपने मर्ज़ी के हिसाब से आप इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हो उस लोन के ऊपर, इसमें गवर्नमेंट कुछ भी इंटरवेन नहीं कर सकती।
तो ऐसे टाइप में इनफॉर्मल सेक्टर में जो रहता है कि बहुत सारे ऐसा देखा गया है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोन्स प्रोवाइड होते हैं वो उसके इंटरेस्ट रेट जो रहते हैं वो एज़ कम्पेयर टू द बैंक्स काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। जहाँ पे एनुअली अगर समझो कि बैंक अगर 12% दे रही है तो हो सकता है वहाँ पे वही मनी लेंडर जो है अप्रॉक्सीमेटली 24% के ऊपर एनुअली इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। ओके, आगे। Compared to the formal lender, most of the informal lender charge a much higher interest on loans. Thus, the cost to the borrower of informal loan is much higher. तो एक बोरोवर जो बैंक से लोन लेता है और एक बोरोवर जो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है, जो मनी लेंडर, ट्रेडर, फ्रेंड्स, रिलेटिव से लोन लेता है, तो उसके बीच में जो है उनकी कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस है बोरो करने का वो काफ़ी बड़ा है। एक इनफॉर्मल सेक्टर में अगर पर्सन लोन लेता है इनफॉर्मल सेक्टर से तो उसका जो कॉस्ट रहेगा जो पैसे लेने का वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। क्यों ज़्यादा रहेगा? बिकॉज उसको जो है इंटरेस्ट रेट जो है अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे वो काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू द वन हु हैज़ बोरोड द मनी फ्रॉम द बैंक। नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में डिफरेंशिएशन, कि भाई कौन सा सेक्टर जो है किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर का इस ग्राफ में बाइफर्केशन दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑफ ऑल द लोन टेकन बाय द अर्बन हाउस होल्ड व्हाट परसेंटेज वाज फॉर्मल एंड व्हाट परसेंटेज वाज द इनफॉर्मल। तो अब देख रहे हैं कि अर्बन पॉपुलेशन में जो लोन्स ले रहे हैं लोग वो कितने कौन से सेक्टर से लोन ले रहे हैं। तो ब्लू में जो दिया है वो इनफॉर्मल सेक्टर से है और पर्पल में जो दिया है वो आपका फॉर्मल सेक्टर से है। तो सबसे पहले है पुअर हाउस होल्ड। तो पुअर हाउस होल्ड्स जो है जो काफ़ी गरीब लोग हैं उन लोग जो है सबसे ज़्यादा लोन जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द फॉर्मल सेक्टर। अब ऐसा क्यों? बिकॉज इनफॉर्मल सेक्टर में जो है इतना सिक्योरिटी के इतना डॉक्यूमेंटेशंस की इश्यूज़ नहीं आते, लेकिन वही अगर हम बैंक में जाओ, कोई गरीब इंसान अगर बैंक में जाएगा तो बैंक इतना उनको लोन प्रोवाइड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उस पर ऑलरेडी वो पर्सन पुअर है तो वो कोलैटरल कहाँ से लाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं ऐसे हाउस होल्ड जिनके पास थोड़े बहुत असेट्स है, अपने पास थोड़े बहुत सिक्योरिटी रखने के लिए कुछ है, तो उसमें 53% जो है उन लोग इस टाइप के लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं और 47% लोग जो है वो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं वेल ऑफ हाउस होल्ड्स, मतलब काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस टू। तो उन लोग जो है 72% लोन जो है वो फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं और 28% लोन जो है उनका इनफॉर्मल सेक्टर से आता है। और रिच हाउस होल्ड मतलब वेल प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस जो है, वेल प्रॉफिट मेकिंग पीपल जो है उन लोग 90% लोन जो है वो बैंक से लेते हैं और 10% लोन जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। तो इन ग्राफ को पढ़ के हमें ये समझ में आता है कि हमें जो है मोस्ट ऑफ द जो लोग जो इंडिया में जो लोन्स ले रहे हैं पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं। तो इसलिए इस फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर का जो लोन के पीछे जो कंट्रीब्यूशन है दैट नीड्स टू बी बैलेंस्ड, वरना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। अब प्रॉब्लम्स कैसी क्रिएट होगी कि सपोज अगर लोन्स जो है इनफॉर्मल सेक्टर से बहुत ज़्यादा जा रहे हैं तो सामने वाले पर्सन को द वन हु हैज़ बोरोड द वन हु हैज़ बोरोड द मनी, उसको जो है उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है एज इन कंपेरिजन विद द बैंक। तो इसी कारण से हो सकता है कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि भाई अगर समझो किसी एक गरीब पर्सन ने, एक पुअर पर्सन ने इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले लिया है, किसी मनी लेंडर से लोन लिया और उसने समझो 10,000 रुपीज़ का लोन लिया, और हो सकता है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑलरेडी वो गरीब है तो वो प्रिंसिपल अमाउंट तो पे नहीं कर सकता। कभी उसने ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि अब उसका बिज़नेस एकदम चौपट हो गया जिसके लिए उसने लोन लिया था और अब उसके पास पैसे बचे नहीं हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो ऑलरेडी पे नहीं कर सकता। प्लस कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि भाई प्रिंसिपल अमाउंट के कंपैरिजन में उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा रहता है वो प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे टाइम में जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया हो। तो इसी के लिए लोन्स जो है कभी भी चीप होने चाहिए। जितना ज़्यादा सस्ता लोन मिलेगा, जितने कम इंटरेस्ट में लोन मिलेगा,
उतना जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। क्यों ऐसा? बिकॉज लोग जो है कम डिफ़ॉल्ट करेंगे अपने लोन के पेमेंट्स में, अपने इंटरेस्ट पेमेंट में, तो इससे ज़्यादा बिजनेस भी प्रॉफिटेबल होगा और इकोनॉमी भी जो है काफ़ी अच्छे से डेवलप हो सकती है। तो होप सो कि आपको यहाँ जो मैंने आज जो पढ़ाया वो आपको क्लियरली समझ में आया रहेगा। और यहाँ पे जो है हमारा इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर मनी एंड क्रेडिट भी ओवर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। स्टे होम, स्टे सेफ।